नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनावी बयार बह चुकी है और अब मंद मंद नहीं, वो काफी तेज हो चुकी है और सभी बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार हैं, क्योंकि खेल तो लखनऊ में सत्ता हथिया लेने का है, मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाने का है। लेकिन इस खेल में जो भी कुछ बातें कही जा रही हैं, उसका अंजाम क्या होगा और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में, पूरे देश पर उसका क्या असर होगा, क्या वो प्रदूषण की स्थिति फैलाएगा, शायद ये नहीं बोलने वाले समझ पा रहे हैं। वो जो कि फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं। हम पिछले सप्ताह से अब तक कुछ ऐसे बयानों पर गौर फरमा रहे हैं, नजर डाल रहे हैं, जिन पर आपको गौर करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम उस पत्रकारिता पर विश्वास करते हैं जहां हम आपको सचेत करें और ये बताएं कि कृपया इन लोगों की बातों से, ऐसे बयानों से आप सावधान रहें, क्योंकि हमारा ये फर्ज है और आपका ये दायित्व है कि आप इन मुद्दों को समझें और आम जनता में जब भी बात करें तो चुनाव के संदर्भ में अपनी बातें रखें। लोकतंत्र में किसे जिताना है, किसे हराना है, ये हम आप तय करें, लेकिन बिगड़े बोल वाले नेताओं के बयानवीरों के इन कारस्तानियों को समझ लेना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बयान कैसे कैसे आ रहे हैं ये हम आपको जरूर सुनवाना चाहते हैं। सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के नेता हैं, प्रमुख हैं और बहुत बड़े बयानवीर हैं, क्या वो कह रहे हैं जरा सुनिए। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं। तो ये कानपुर में बयानवीर असदुद्दीन ओवैसी की चेतावनी है उत्तर प्रदेश पुलिस को। बात यही नहीं टिकती, हम आपको एक एक करके बयानवीरों के उन वाणियों को सुनाएंगे। साक्षी महाराज पीछे नहीं हैं, वो भी असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हैं। जरा उनका अंदाज देखिए। हैदराबादी नाम सुना, दाढ़ी वाला ओवैसी, तो अयोध्या में राम के मंदिर पर एक ईंट का टुकड़ा नहीं रखा जा सकता, खून खराबा हो जाए। क्या हुआ ओवैसी? एक कचरा कहीं खून का नहीं गिरा, और विश्व का सबसे भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, बड़े बड़े पत्थर चला। तो साक्षी महाराज ने गाली गलौज तक कर दी। क्या प्रतिक्रिया देने का अंदाज है। भारतीय लोकतंत्र में अब ये सब कुछ चलता है और चलता रहेगा, क्योंकि ये बयानवीरों का जमाना है। तीसरा वो बयान और वो बातें जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय राजनीति में हिंदुत्व और हिंदू आतंकवाद के जनक कहे जाते हैं। इस शब्द के पैदाइशी जो शुरुआती दौर थे, उसके प्रवक्ता और पुरोधा और उसके जनक कि हिंदू आतंकवाद जैसा भी कोई शब्द हो सकता है, लेकिन गौ माता शब्द पर उन्हें भरोसा नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है। गाय और गाय को लेकर के
हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, जरा उसको सुनिए और वो क्यों ऐसा बोलना चाह रहे हैं ये भी हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। ऐसे भी हिंदू हैं जो गौमांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौमांस को ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौमांस हमले गौहत्या के हम खिलाफ हैं। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है आप भाजपा, उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है, और यह भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लोट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है, और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है। ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के ये 3 बेहद आपत्तिजनक बयान, और इन बयान वीरों की कारस्तानियों को, इनके अंदाज को, आपने इनके जबान से जो कुछ भी प्रकट किया गया उसे सुना और देखा। अब आप सहज अनुमान लगाइए कि आखिर में चुनाव के ठीक पहले ये बयानवीर क्यों सक्रिय हो गए हैं और इनकी सक्रियता का राज क्या है। दरअसल जो बातें भारतीय राजनीति में कही जाती हैं वो कि किसी भी तरीके से चुनाव को एक ऐसे एंगल पर लेकर के खड़ा किया जाए, वहां पर प्रस्तुत किया जाए, उस डैश पर ऐसे विषय वस्तु रखे जाएं जहां चर्चा और किसी की हो ही ना। और शायद जब ये आरोप और प्रत्यारोप करते हैं तब ये कहते हैं कि अनर्गल मुद्दों पर चुनाव होती है, चुनाव कराए जाते हैं, और शायद ये भूल जाते हैं कि विकास का भी मुद्दा इस देश के लिए, राज्यों के लिए, चुनाव के लिए जरूरी है। लेकिन यही नेता उन सारे मुद्दों को छोड़ करके ऐसे बयान देते हैं जिससे चुनाव के समय आते आते तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू हिंदुत्व और इन तमाम मुद्दों पर इस तरह की चर्चा हो जाती है कि सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। तो आप सहज अनुमान लगा लीजिए कि आने वाले चुनाव में किस तरीके के मुद्दे उठाए जाएंगे और उन मुद्दों का क्या प्रभाव होगा। और याद रखिए, 2 बयान उत्तर प्रदेश के जनसभाओं में दिए गए और एक बयान दिग्विजय भाई उन्होंने भोपाल से दिया है। हिंदू और हिंदुत्व, गोमाता और गाय के मांस तक के खाने का जिक्र दिग्विजय सिंह जैसे सुधी नेता ने कर दिया है। क्यों किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधे लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं और आज हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनूप, बहुत बहुत स्वागत। सुना आपने इन 3 बयानों को, हमने बहुत अच्छे से इन बयानों को सजो करके रखा था और शायद आज के लिए ये चर्चा का दिन हमने रखा था कि देखिए किस तरीके से ये बयानवीर अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी सोच को सीधे जनता के साथ शेयर कर रहे हैं। आखिर में इसका कारण क्या है और वो क्या साबित करना चाहते हैं। अनूप जी, दिवाकर जी, आपने जो बयान दिखाए हैं उसमें दिग्विजय सिंह का बयान एक और भी है कि जीत वाले जो लड़कियां हैं वो मोदी को नहीं पसंद करती हैं, बल्कि 40 से 50 साल की महिलाएं ही उनको सहयोग देती हैं। तो बयान करे दिग्विजय सिंह का ये भी है। कहने का मतलब यही है, जो आपने अभी अपनी बात पर स्पष्ट भी कर दिया है कि जब आपको अपने बारे में कहने के लिए कुछ न बचे, आप जनता को अपने बारे में कुछ दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास में, जिस प्रकार से मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है, तब आप ये बयान लेकर आते हैं। आप अपने अपने वोट बैंक को क्या समझाना चाहते हैं, क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आप विकास की बात तो उनको बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने किया ही नहीं तो बताइए क्या आप। पहली चीज ये है, तो विकास के मुद्दे से किस प्रकार से ध्यान भटकाया जाए
इस प्रकार से उनका ध्यान हिंदू मुस्लिम या एक अलग मुद्दों पर डाइवर्ट किया जाए, ये इन नेताओं की चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष का हो, वो दोनों ही इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव से पहले तो आप कितनी भी विकास की गंगा की बातें कर लीजिए, हमने ये किया हमने वो किया, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनके मन में डर आता है कि भाई विकास के मुद्दों से हमें जीत नहीं मिलनी है, क्योंकि हमने किया ही दाल में नमक के बराबर विकास किया, तो हम उससे लेकर जनता के बीच में कैसे बात करेंगे। या उससे पहले कांग्रेस क्या बताएगी कि हमने क्या किया था जनता के लिए, जो आप हमें दोबारा वोट दीजिए, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। तो साफ मुद्दा बात है कि आप जनता के इमोशन से कैसे खेल सकते हैं, उनकी भावनाओं को कैसे भड़का सकते हैं कि आम टाइम पे जब वोट देने के लिए मशीन वोटिंग वाली मशीन पर पहुंचे तो वो भावना में आकर बटन उनको पक्षी दबाते। ये इनका कुल मिला के एक, जहां तक हमने समझा है, जहां तक जनता भी ये समझती है कि ये हमारी भावनाओं को भड़का रहे, बाकी उनका कोई प्रयास नहीं है। अनूप ऐसा लगता है जो आपने अपना विश्लेषण दिया, उस विश्लेषण का एक पक्ष मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं, इस पर आप अपना कमेंट दीजिएगा, और वो ये है कि जब भारतीय लोकतंत्र के 75वें पड़ाव पर हम पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि ये जनता की भावनाओं को भड़काने का काम है, मुझे ऐसा लगता है और जो मैंने देखा है कि भारतीय लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र का पहरुआ, इस देश का हर एक नागरिक जो वोट डालने का अधिकार रखता है, उसे इतना पता है कि किस बात पर उसे भड़काया जा रहा है, उस भड़काने में कितना दम है, और वो ऐसे ही है जैसे हंस दूध और पानी मिला रहता है तो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। और शायद जब वो लोकतंत्र के अंतिम पड़ाव या उस पर्व के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, अर्थात जब वो ईवीएम पर अपना उंगली रखने जाता है, तो वो इतना विवेकशील होता है कि वो भड़काने में नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि उसको 5 सालों के दौरान जो सत्ता पक्ष में रहा उसने उसे क्या दिया, और जो विपक्ष में रहा उसने अपने काम को किस तरीके से अंजाम दिया कि सत्ता पक्ष की निगहबानी की और उनका गिरबान पकड़ता रहा। और शायद आज जब हम आप चर्चा कर रहे हैं तो इसमें सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि मैंने 3 बयान दिखाए, 2 बयान विपक्ष के हैं, एक दिग्गी राजा के, दूसरे असदुद्दीन अवैसी के, और तीसरे साक्षी महाराज के। साक्षी महाराज वैसे भी इतने बड़े बयानवीर हैं कि प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ता है कि बयानवीरों को अपना मुंह बंद करके अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, लेकिन बयानवीर हैं कि मानते नहीं। शायद जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जनता की भावनाएं इतने आसानी से भड़का दी जाती हैं, शायद असहमत हुआ जा सकता है, कम से कम मैं ये समझता हूं, क्योंकि इस लोकतंत्र में हम एक ऐसे पहरेदार हैं और हमने ऐसी भूमिका निभाई है, हमने इस सबको साबित किया है कि इससे हटकर के जो कुछ भी किया जा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से चाहे विपक्ष की तरफ से, हम उसका मूल्यांकन करना जानते हैं। इसलिए जो कहा है वो किया है, उस आधार पर जो भी नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे इस देश में किसी भी राज्य में कोई मुख्यमंत्री हो जो अनवरत लगातार अपने कार्यों से लगातार चुनाव जीत रहा है, और ये मूल्यांकन करते समय जब हम देखते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि ये नेता बयान देकर के लगभग 3 दशक पहले के दौर के उस लोकतंत्र में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं जब बयानों के द्वारा चुनाव के पासे पलट दिए जाते थे। शायद समय बदल गया है, इस देश का लोकतंत्र प्रण हो गया है, ये समझने में नेतागण बड़ी भूल कर रहे हैं। अनूप, वैसे भी ऐसा है कि जो राजनीति है उसके लिए एक लाइन बहुत सही बैठती, जनता है पर धंधा है ये। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि वो ये जानते हैं, आप ही की बात जो आगे बढ़ा रहा हूं मैं, कि बयानों से राजनीति में आप कुछ बयान देकर राजनीति में आप कुछ बड़ा हासिल करने की चेष्टा करते हैं और कभी कभी मिल भी जाता है। आप 2014 से अगर आप देखें
तो आप एक खेल पाएंगे कि जो बयान देने की जो कला है, जिसका मैं कला ही कहूंगा, इसको कला भी कह सकते, जब भी कह सकते हैं, लेकिन कला हर कोई नहीं दे सकता है। इसके लिए कुछ नेता सेट होते हैं हर पार्टी में, हर नेता बोल भी नहीं सकता इस बातों को। तो जो पार्टी के सेट नेता है, उनके अंदर जो कला है, वो कला में काफी निखार आ गया है 2014 के बाद से। आप देखिए, पीएम मोदी को मोदी बनाने में अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे तो विपक्ष का बड़ा सहयोग रहा और उनके बयानों का भी बड़ा सहयोग रहा है। मोदी का जितना प्रचार मोदी के लोगों ने किया, उससे ज्यादा प्रचार विपक्ष ने किया। ये बात हर कोई कहता है। उनके बयान आप चाहे मणिशंकर के बयान ले लीजिए या दिग्विजय सिंह के बयान ले लीजिए मोदी तरफ से, तो वो ट्रेंड 14 से बदल गया है। अब आते हैं यहाँ पर जो आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, देखिए ओवैसी लगातार अपनी जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा वर्ग, जिसे कहा जाए मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग है, वो उत्तर प्रदेश में रहता है। उसकी एक अपना ही जिसे कहा जाए कि वोट बैंक है और वो बहुत सी सीटें हैं यूपी के अंदर अल्पसंख्यक, जिनको डिसाइड करते हैं कि ये सीट किसके पक्ष में जाएगी। ये है प्रभाव यूपी के अंदर। जो ओवैसी है वो लगातार जैसे पश्चिम बंगाल है, वहां पर उन्होंने अपनी जमीन खोजने की कोशिश की। अब यहाँ यूपी तो वोट बैंक की जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो वोट बैंक अच्छा खासा पसंद करता है। तो यहाँ पर ओवैसी एक राजनीतिक अपनी जमीन बनाने की कोशिश में है, जिन पर लोग आरोप भी करा देते हैं कि भाई ये बीजेपी का ही काम आसान कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवैसी अपनी जमीन खोज रहे हैं और वो कैसे खोजेंगे, वो उनके भाई भी अलग अलग कई आपने देखा जो बयान जो 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ले तो ये हो जाए वो हो जाए, बयान उनके पड़े, हालांकि कोर्ट में विचाराधीन मामला ये। लेकिन ओवैसी अब उसी तरह के बयान की योगी वहां चले जाएंगे, बस चले जाएंगे, मोदी पहाड़ चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बात वही आती, किस प्रकार से आप एक वर्ग की भावनाओं को भड़काएं, किस प्रकार से उनको उत्तेजित करें, किस प्रकार से उनके अंदर नफरत पैदा करें दूसरे वर्ग के लिए कि वो आपको वोट दे दे। लेकिन ऐसा है नहीं। हो सकता है कुछ परसेंटेज उनके बचाव में आ जाए, लेकिन अधिकतर मैक्सिमम जो परसेंटेज है वोट का या जिसे कहा जाए अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है, वो इस बात को पसंद नहीं करता। ये भी मैं आपको बता दूं, मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर भी ओवैसी के बयानों को अच्छा नहीं लिया जाता है। पता नहीं, वो खुद ये कहते हैं कि देखिए फिर से आगे हमको भड़काने के लिए। लेकिन इस बार एक बात और बता देता हूँ मैं, ये बिल्कुल साफ ट्रेंड है। मैं टीवी स्टार के दर्शकों को बताना चाहूंगा, बिल्कुल साफ ट्रेंड है कि इस बार मुस्लिम वोट अधिकतर सिर्फ एक पार्टी को जाने की तरफ बार बार फतवे जारी हो रहे हैं। बार बार यहाँ पे जिसे कहा जाए कि कई जिसे तेलियां बना दी गई यहाँ पे, और ये यही बताने प्रयास करती है कि भाई इस बार वोट बैंक किसी भी तरह के बयानों के चक्कर में बदलना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हुआ है वोट बैंक एक जगह चला गया, उसी प्रकार से यूपी में भी वोट बैंक किसी भी प्रकार के ओवैसी के बयान हो या दिग्विजय सिंह के बयान हो, इन पर बदलना नहीं है। एक पार्टी, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन एक पार्टी की तरफ जाने के लिए यहाँ पर बातें की जा रही है। दूसरी बातें मैं समझ सकता हूँ अनूप आप क्या कहना चाह रहे हैं, और इसीलिए शायद ओवैसी के तेवर और तल्ख हो रहे हैं कि किसी तरीके से उन भावनाओं को भड़का दिया जाए। मुस्लिम सेंटिमेंट्स की जो धार है उस पर वो एक नस्तर लगाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो सफल नहीं हो रहे हैं। और आप जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक किस तरीके से एक होकर के वो क्या अपना मतदान करने के लिए या अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए तैयार है, जो आप समझ रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि फिर बात समझ में आती है दिग्विजय सिंह बोले, क्योंकि हिंदुत्व की प्रयोगशाला पर अटैक करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने उन्हें दे रखी है और पिछले 2 दशकों से वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन साक्षी महाराज को ये क्या हो जाता है? लेकिन साक्षी महाराज बीजेपी के जिसे कहा जाए पिछले जो नेता वो अच्छा फिसल जाते हैं। उनको
यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी, आपने जैसे कहा जिक्र किया था पहले भी, समझा कर चुका है, उनको एक तरह से इशारा दिया जा चुका है कि आप ऐसे बातों से परहेज करें, ऐसे बयानों से परहेज करें। लेकिन वही है कि जिस प्रकार से मीठा देखकर चीटी वहाँ भागती है, उसी प्रकार साक्षी महाराज का मामला है। जहाँ भी कोई बयान इस तरह के आता है जो डिवाइड करने वाला होता है, उसमें साक्षी महाराज तुरंत पकड़ लेते हैं कि ये कैच इनके लिए ही आया, जबकि और भी लेता है, वो नहीं बोलते इससे ज्यादा, लेकिन वो थोड़ा कैच को लपक लेते हैं बयानों को। अब देखिए बयान दिया, लेकिन अब आपको अंतर अलग करना पड़े तो क्या इसी में क्या अंतर रह गया और क्या साक्षी महाराज में अंतर रह गया। दोनों के बयान अपने अपने अगर देखे तो कोई बड़ा कि एक ही तरफ जाते हैं, वो अपना वोट बैंक ठीक कर रहा है, वो अपना वोट बैंक, लेकिन इससे उनको ये समझ नहीं आता कि वोट बैंक इससे इस चक्कर में आता नहीं है। और निश्चित रूप से आप अगर सीएम योगी का बयान देख लीजिए, अच्छा उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने भी एक बयान जो अब्बा जान करके फिल्म चला दिया है, वो भी बयान दिया, लेकिन वो बयान किसी को छुपा नहीं है, कोई जिसके लिए अब्बा जान कहा गया। इसके अलावा अब्बा जान कोई ऐसा नहीं है कि असंवैधानिक शब्द है, बाकायदा संवैधानिक शब्द है। अब अब्बा जान के पलटवार में अखिलेश यादव का बयान आ गया चिरंजीवी, अब चिरंजीवी लेकिन असंवैधानिक वर्ड है, लेकिन इस पर कोई ऐतराज नहीं करता है। ये एक थोड़ा सा बयान का ट्रेंड चल रहा है। इधर ये छुपैया जो नेता है, जिनको मैं छुपैया नेता इसलिए कहता हूँ कि इनके बयानों का अर्थ तो नहीं होता, लेकिन ये अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में ज्यादा बोल जाते हैं कि हाईलाइट होना है। अभी साक्षी महाराज व्यक्तिगत है, अभी होना है, यहाँ से कैसे क्या होना, फाइनल होना है, कहाँ से होना, कहाँ से अभी ये डिवीजन पड़े, क्योंकि जो खबरें जैसे लगातार आ रही है कि कई टिकट कटेंगे और उसमें कई बड़े नामचीन नेता भी हैं, नाम अभी मैं नहीं लेना चाहूंगा, कई नामचीन नेता है जिनके टिकट कटने वाले हैं। तो अब अभी आप देखिएगा, अभी और भी बयान ऐसे ऐसे आएंगे कि वो अपने को हाईलाइट करें किसी चक्कर में कि हाँ भाई हम हिंदुत्व का परचम लेके आगे बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व का चेहरा लेके हम ही आगे बढ़ रहे हैं। आज जैसे दिल्ली में बैठक चल रही है ब्राह्मण नेताओं की, धर्मेंद्र प्रधान जी की है, बीजेपी के प्रभारी है, उनके यहाँ बाकायदा विजय शर्मा है, और यहाँ के जो और भी नेता हिंदू है, ब्राह्मण नेता है, उनकी वहाँ बैठक चल रही है, वहाँ पे एक लाइन चेक हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि एक खेल चलता है, लेकिन इसके लिए जो चीज स्तर के जो नेता है उनकी तरफ से भी थोड़ा सा ढील रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी तरफ से भी इशारा रहता है कि थोड़ा बहुत तो भाई बयानबाजी चलनी चाहिए। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में जो चुनाव की परिचर्चा होती है, उसमें अगर इन बयानवीरों की बातों का छौका न लगे तो वो दाल मजा नहीं देगी। शायद आप यही कहना चाहते हैं, क्योंकि चटपटेदार होना चाहिए खाना, इसलिए चटपटा बनाने के लिए इन बयानवीरों को थोड़ी छूट भी दी जाती है। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इससे बड़े मुद्दे जिन पर वास्तव में शुरुआती दौर में सब सवाल उठाते हैं, और आज एक ऐसा दौर आया है जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास के नाम पर चुनाव में जाने और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। वो खुला चैलेंज देते हैं कि आप आइए और हर मुद्दों पर चर्चा करिए, लेकिन उन मुद्दों पर चर्चा की बजाय चुनाव की आहट मिलने से पहले जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, अनूप, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव भी जाति फैक्टर, धर्म फैक्टर और बयानवीरों के अनर्गल प्रलाप के बीच ही कुछ थोड़े बहुत मुद्दों पर चर्चा होकर के सिमट कर ये रह जाएगा और चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए दिवाकर जी, 2014 में जो चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, मैं खाली छोटी सी बात कहना चाहूंगा इसके जी। आप देखिए, एक प्रधानमंत्री ने जो चुनाव लड़ा वो शौचालय और साफ सफाई को लेकर काम किया। आज 70 साल बाद भी अगर शौचालय और साफ सफाई के नाम पर चुनाव अगर यहाँ चल रहा है तो सोच लिए क्या विकास हुआ है, क्या विकास नहीं है, जनता अपने आप तय कर लेती है। आगे आते हैं 2014 के बाद अब आ रहा हमारे यहाँ पर 2021 उत्तर प्रदेश। अगर आपको केंद्र की गद्दी संभालनी है तो उत्तर प्रदेश को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये भी खटी सत्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सत्य है। जितनी ज्यादा सीटें यहाँ ले सकते किसी राज्य से आप नहीं ले सकते हैं। वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है। अच्छा, ट्रेंड ये भी है कि बीजेपी में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये ट्रेंड चलता चला आया है। तो इसका डर भी मन में अब राजनीतिक हल्कों में काफी
चल रहा है और काफी बातें होती हैं बीजेपी मुख्यालय में भी होती है, दूसरे मुख्यालय में भी होती है कि लगातार मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकता। दूसरी बात, नोएडा में कोई अगर चला गया तो वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं रहता है। आप ये भी पुराना ट्रेन चल रहा है तो ये भी हल्कों में बड़ी चर्चा है। तो पहले मतलब जल भी अंदर बैठे हुए हैं कि भाई चुनाव हमें किसी भी तरह गेम के प्रकार जीतना ही जीतना है। अब आती विकास की बात, पीएम योगी तो कह रहे हैं अपने मंत्री से बता भी रहे कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, बता भी रहे, बाकायदा सारी चीज दिखा रहे हैं। एक और एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो काफी मंदिर या अयोध्या का मसला हल है, वहाँ मंदिर निर्माण है, सारी चीजें बताई जा रही है। किस प्रकार से गरीबों को राशन जा रहा है, मुफ्त राशन जा रहा है, किस प्रकार की वैक्सीनेशन यूपी में सबसे ज्यादा हो रहा है और बड़े आराम से तुरंत पूर्ण हो रहा है, ये सारी बातें बताई जा रही। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अभी तो आचार संहिता लगी भी नहीं है, आचार संहिता लगने के बाद कैसे जगह चुनाव बढ़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास के मुद्दे काफी पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल। और इससे बड़ा सहयोग रहेगा विपक्षियों का। देखिएगा अभी बयानों की एक बाढ़ आएगी, वो भी ऐसी बाढ़ आएगी कि सत्ता पर चाहकर भी जिसे कहते हैं विकास की बात कर ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ इन बयानों में जवाब देने में ही लगा रहेगा और अपनी तरफ से किस प्रकार से उस बयानों की काट निकाली जा सके इसमें लगा रहेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जितना राजनीति मैंने देखी है तक, कि आप चुनाव से पहले कितना भी विकास की बातें कर लें, लेकिन चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही होता है। ये यूपी की एक जिसे कहा जाए कड़वी सच्चाई है कि आज जब तक यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करें चुनाव आगे ले नहीं जा पाते हैं। ये आज तक का अभी तक का ट्रेंड रहा है, ये ट्रेंड अभी भी फॉलो हो रहा है और मुझे लगता है फॉलो होता रहेगा जब तक कि आप दोनों पक्षों को डिवाइड नहीं करेंगे। और ऐसी है वो अपनी राजनीतिक जमीन देख रहे हैं, लेकिन उसमें अब डर क्या लग रहा है कि भाई सपा का जैसे यहाँ पे भीड़ देखे उनकी सभाओं में भीड़ अच्छी खासी आ रही है, तो इसी में सोच रहे हैं कि अब मेरा इसमें क्या है, मैं इसमें कैसे अपने इस भीड़ में से अपना हिस्सा अलग कर सकूं। तो जाहिर सी बात उनके मन में सीधी बात है, किस प्रकार हिंदू मुस्लिम को आप यहाँ पे भड़काए, उनमें उन्माद फैलाए, उनमें चिड़िया फैलाए और किस प्रकार से नफरत की आग आप और उसमें हवा दें जिससे कि एक वोट बैंक उधर सड़क के आ सके। ये तो बात की बात है कि कितना हमको फायदा होता है या फायदा होता है कि नहीं होता है, ये बात की बात है। लेकिन हाँ प्रयास तो उनका यही है कि किस प्रकार से एक उन्माद एक नफरत की आग को जितनी हवा दे सके उतना इनके लिए अच्छा है। और दूसरी तरफ बीजेपी का भी ये थोड़ा बहुत सूट करता है कि जितना ये उन्माद की हवा देंगे उतना ही वोट बैंक जो इनका बीजेपी का अपना वोटर 33% इनका है ही, उसको कहा नहीं जा पाएगा कोई, तो जितना उससे और उनकी तरफ भागेगा वोट बैंक, ये भी बीजेपी को सूट करता है। बीजेपी भी चाहती है कि उनकी ऐसे बयान दें, ऐसे बयानों से ये आगे आए ताकि उनका बयान देने में इनका भी वोट बैंक थोड़ा बहुत मजबूत होता रहे। जी अनूप, आपने ये बात कही, भीड़ का जिक्र किया, रैलियों का इस दौर में रैलियों की शुरुआत भी हो चुकी है, पीएम भी अब जा रहे हैं। मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा और ये सवाल भी है और मेरा अपना एक पक्ष है। बंगाल के चुनाव में हमने देखा किस कदर भीड़ उमड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वाटरलू साबित हो जाएगा ममता दीदी के लिए उनका खेला होबे। और खेला होबे पे उन्हें इतना विश्वास, इतना भरोसा था कि प्रधानमंत्री मोदी के उस विजय रथ को न सिर्फ रोक लिया बल्कि ममता दीदी ने दिखा दिया कि जनता से जुड़े रहने और जनता के भरोसे पर, जो भरोसा एक किसी नेतृत्व के प्रधान पर होना चाहिए वो होना ही चाहिए। शायद विपक्षी पार्टियों की भीड़ ज्यादा हो रही है, लेकिन काम को लेकर के और उनके काम को लेकर के जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं अनूप ये बात कर रहा हूं, शायद अभी विपक्ष वो मुद्दा बना ही नहीं पाया है। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए बंगाल के चुनाव में अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें, एक मुद्दा बता दें जिसको ममता दीदी ने कहा है कि हमने ये विकास किया है, एक भी रैली का अगर वो हिस्सा भी दिखा दे कि हाँ उन्होंने ये बताया कि मैंने ये विकास किया, विकास तो चुनाव हुआ ही नहीं है। बंगाल के चुनाव को ही यूपी में नजीर बना के रखा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर बंगाल के चुनाव को एक वर्ग विशेष तौर पर सामने रख रहा है अपने लोगों के बीच में भी। देखो यहाँ पर वोट बैंक नहीं बचा, जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार वहाँ पे आ गई। उसी की नजर यहाँ पे रखा जा रहा है कि भाई आपको बदलना नहीं है। मुद्दे बेशक अभी पकड़ नहीं पा रहे थे कि मुद्दे, अब जैसे अभी आप देख रहे हैं, देखिए विपक्ष को कई चिंताएं होती हैं और ये कोरोना की जो एक लहर यहाँ पे चलने की बात शुरू हो रही थी, हो सकता है कोरोना के मामले की बढ़ोतरी होगी।
अब आज पीएम मोदी ने जो 15 से 18 लोगों के लिए जो वैक्सीन की बात की है, जी। आज मैं अभी यहाँ पर जिस था, उन्होंने ये बात बोल दी कि देखिए ये सिंपैथी की लहर इन्होंने चला दी। एक सिंपैथी गेन करने का यूपी में इनका एक अपना एक दाव आ रहा है कि आप वैक्सीनेशन देखिए पीएम मोदी ने चला दी, इसका फायदा उनको मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये हकीकत है, ये मुद्दे पकड़ ही नहीं पा रहे कि मुद्दे आखिर इनको पकड़ना क्या है। जी जी के खिलाफ सीएम योगी किस प्रकार से आक्रमण करना है वो अभी कर नहीं पाए। एक छोटा सा बयान, हाँ, जिसे अखिलेश यादव ने बोला था जिन्ना वाला बयान, उसके बाद में जिन्ना के बयान से अभी तक आए नहीं, गलती कर बैठे, ये बात खुद भी जानते हैं। लेकिन जिन्ना वाले बयान को बीजेपी ने पूरी तरह सजा दगा के रखा हुआ है, वो भी आगे उसकी फोटो लगाई जाएगी, वो आगे भी फोटो अभी चलेगी, वो बयान आगे चलेगा। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उन्हें मोदी पे अटैक नहीं करना है, सीएम योगी को अटैक करना है, तभी उनका एक लगेगा कि हाँ वो योगी कद के नेता है, वो अपने आप को साबित करेंगे। लेकिन जिन्ना वाले बयान पे वो अभी पछताते हैं और वो आगे अभी चलेगा। तो कुल मिला के अभी तो वास्तव में बयान उन्हें क्या देने हैं या कौन सा मुद्दा पकड़ना है बीजेपी के खिलाफ यूपी के अंदर, वो अभी पूरी तरह से उनकी पकड़ में नहीं, इसमें तो कोई दे रहा नहीं है। लेकिन ये इसमें क्या बात है, उन मुद्दों में विकास का कोई लेना देना नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ से बात है, मुद्दे वही आएंगे जो हिंदू और मुस्लिम करके शूट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होता। शादी देखिएगा, दोबारा कब्रिस्तान वाला मुद्दा आने वाला है। अभी आपको बता देता हूँ मैं, दोबारा कब्रिस्तान का मुद्दा उठने वाला है यहाँ पर, और मुद्दा भी जोर शोर से चलेगा जो पिछले चुनाव में उठाया गया था। और दूसरी बात इसकी एक लिस्ट बन गई, मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी की तरफ से लिस्ट बनी हुई है, कौन सा मुद्दा किस देश। देखिए बीजेपी बहुत ही माइन्यूट स्तर पर काम करने वाली पार्टी है, एक बिल्कुल लिस्ट बनी रहती है कि कौन सा मुद्दा किस डेट में कब उठाना है, उनको पता है। उनको पता है कि कब कौन सी बात जनता के सामने सभा में लानी, उनको पूरी बात पता है। अब विपक्ष के साथ क्या तैयारी है ये तो आगे देखने पर ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुद्दे ऐसे बनेंगे जो विकास से कोसों दूर होंगे, उनका लेना देना विकास से नहीं होना है। और इसी की अभी लाइन आ रही, अभी आप देखिए हिंदू और हिंदुत्ववादी, इस लाइन में भी अभी देखिएगा बहुत मिर्च मसाला लगने जा रहा है। और वो जो मसाला लगाया गया, वो जो मसाला लगाया गया या लगाया जाएगा, उसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह ने कर दी है, क्योंकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश की बेटी ने मोर्चा संभाल लिया है। दिग्गी राजा का भोपाल से दिया गया बयान, ये कांग्रेस डूब रही है, उतरा रही है। आप समझ रहे हैं, जो मैं अपने पूर्वांचली भाषा में वो बोल रहा हूं, ना डूबते बन रहा है ना उतराते बन रहा है। किस राह पर है कांग्रेस, जब वो गोमांस के खाए जाने तक का जिक्र दिग्विजय सिंह के मुंह से कहलवाया जा रहा है या दिग्विजय सिंह स्वतः कह दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए दिग्विजय सिंह कुछ बातें अपने मन से कहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो जो बात कहते हैं वो कांग्रेस आला कमान को अच्छा लगता है। ठीक है, आला कमान भी जानती है कि दिग्विजय सिंह बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब चाहे तो दिग्विजय सिंह या अभी मणिशंकर या फिर आ जाएंगे, अभी तो अभी पहले मणिशंकर अपना बयान दे गए हैं जिस प्रकार से मुगलों के लिए, इस मुगलों के कसीदे पड़े हैं उनकी शान में, तो अभी फिर आएंगे। तो ये मैंने पहले कहा कि ये आला कमान तो बाकायदा सूट करता है कि किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। अब हिंदुत्ववादी आप देखिए, जब राहुल गांधी ने ये लाइन बोली उससे ठीक 3 दिन पहले 4 दिन पहले आज सलमान खुर्शीद की जो किताब आई, उस किताब से जो बोको हराम वाली बात हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से करी, उन्होंने आशीष से बोको हराम करी, उसके बाद ही मिर्च मसाला तैयार करके हिंदुत्ववादी शब्द डाल दिया गया कि अब ये हिंदुत्ववादी शब्द कैसे लाना। तो ये जो टाइमिंग थी, इससे क्या लगता है, जनता जानती नहीं है क्या? सब जानते हैं बात, ये टाइमिंग है। किताब रखी गई, किताब के बाद में हिंदू और हिंदुत्ववादी को साथ में आगे उन्होंने रखे बढ़ा दिया उन्होंने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आला कमान के निर्देश मिलते रहते हैं उनके नेताओं को, जो इस तरह के बयान देने की भाई तुम्हें किस प्रकार से बयान देने, उनको पूरा आशीर्वाद मिला होता है इन नेताओं को आला कमान का, कभी वो आगे लाइन देती है और कभी आगे। अच्छा ये मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा इस विषय में कि क्या ये जो ये बयान देते हैं इससे नुकसान भी कांग्रेस को होता है? हिंदुत्ववादी बयान पे जो राहुल गांधी के सलाहकार है खुद ये बताते हैं कि वो मना भी कर रहे हैं कि इससे यूपी में
काफी नुकसान हो सकता है। और यूपी में नहीं, 5 राज्यों में चुनाव है। यदि हिंदू और हिंदुत्ववादी के बात से जिस प्रकार से व्याख्या चल रहे हैं, तो फिलहाल 5वें किताब में पता है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग नहीं, एक ही चीज है वो। अगर हिंदू है तो हिंदुत्ववादी है। लेकिन जिस प्रकार से व्याख्या चल रहे हैं, तो 5 राज्यों में इनको नुकसान इससे हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये जो लाइन दही गई है, इससे क्या उनको फायदा हो सकता है कि नुकसान की तरफ बढ़ेंगे? ये देखिए, अंतिम सवाल आपने किया है, इसका विश्लेषण मैं जरूर करना चाहूंगा। और शायद मैंने प्रश्न में ही कह दिया था अनूप जी कि ये वो स्थिति है कि जिसे तैरना नहीं आता, बीच नदी में नाव डूबने लगती है और फिर वो किसी तरह से बचने के लिए हाथ पांव मारता है। और शायद वही स्थिति है कि जब उस प्रयोगशाला में वो मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए सबके वोट को हासिल कर लेना है, इस बात के लिए सबको खुश करना है, इसलिए हिंदू इस पर भी अटैक करना है और साथ ही साथ मंदिर में भी जाना है, जनेऊ भी पहनना है, भगवान शंकर के दरबार में जाना है, भोलेनाथ के, वहां भी चंदन लगाना है और मजार पर भी पहुंचना है। सवाल यह है कि यह दौर 3 दशक पहले बड़ा अच्छा लगता था, आज तो यह बहुत बनावटी लगता है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि सिर्फ वोट के लिए समय के अनुसार तदर्थवाद के तहत कोई कुछ भी धर्म के नाम पर अपना लेता है, उससे जुड़ जाता है, उससे कनेक्ट हो जाता है। और शायद यही विडंबना है और शायद यही सीमा है कांग्रेस की राजनीति का। इसलिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और लगभग इस समय शांत पड़ी हुई मायावती के सामने भी कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है। वो आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं। अभी भी जो एक इंटरनल रिपोर्ट है कि 20 सीट से ज्यादा कांग्रेस जीतती हुई नजर नहीं आ रही। ये और बात है कि चुनाव आते आते या वोट पड़ जाए, उसके बाद क्या स्थिति परिस्थिति बदलती है वो समय बताएगा, वो ईवीएम तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रयोगशाला बनाई गई हर पार्टियों की तरफ से, जिसमें प्रयोग धर्मिता के लिए कुछ नेता अपने अपने विचारों से शब्दों को गढ़ रहे हैं। उस प्रयोग में वो पहले भी सफल नहीं हुए थे और शायद यही एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस में जो मुख्य प्रयोग धर्मी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सही राय देने वाले लोग खुल करके बोलते नहीं, और जो खुल के बोलते हैं वो G23 के पार्ट बन जाते हैं। और यही वो सीमा है कांग्रेस की राजनीति का। और इसलिए हिंदुत्ववाद, गोडसेवाद, फलानावाद, कितनेवाद, उन सब पे चर्चा होती रहेगी और दिग्गी राजा जैसे लोग अपनी बात को समय समय पर कहते रहेंगे। और ठीक यही बयानबाजी होते होते चुनाव आ जाएंगे और चुनाव सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। तीसरा पक्ष नगण्य की स्थिति में होगा और शायद जब वो चुनाव का दौर होगा, उसमें तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदुत्व पर जोरदार चर्चा होगी और सारे मुद्दे पीछे हो जाएंगे। और जैसा कि अनूप जी आपने कहा, जाति और धर्म का वो फैक्टर प्रभावी हो जाएगा और यही उत्तर प्रदेश के चुनाव की सीमा होगी, यही उसकी नियति है, यही वो स्थिति होगी। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर विकास के मुद्दे पर यह चुनाव किया और कराया जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बेहतर और जोरदार तरीके से बहस होगी और जनता उससे कितना कनेक्ट होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके पहले प्रयोगशालाओं में जो कुछ भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से जो कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं, इतना तय है कि आने वाले चुनाव में वो गंभीरता शायद ही नजर आए। हम और अनूप जी आज इस विश्लेषण में आपके सामने बहुत कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश किए कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव प्रचार के तरीके का परिदृश्य क्या होगा। समय समय पर एवी स्टार न्यूज पर हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।